डेट फंड में निवेश को लेकर एक बार फिर से आप हमारे लिए समझाइश लेकर आए हैं, जहां पर आप बता रहे हैं कि कैसे गलतियों से बचना चाहिए। वैसे डेट निवेश की जब भी मैं बात करूं, चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं हम, उससे पहले समझना है मुझे कि जब भी हम बात करते हैं तो वैसे बहुत ही कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए ये ऑप्शन होता है, या जो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो में आपको स्थिरता लानी हो, उस अंदाज में अक्सर इस्तेमाल होता है डेट निवेश का या फिक्स्ड इनकम निवेश का। लेकिन इसमें भी क्या कोई गलत निवेश हो सकता है? जी। हाय कविता। यस, मुझे लगता है कि जितने इन्वेस्टर्स को हम लोग ईटी मनी में देखते हैं, जो जो गलतियां हम कभी कभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को करते हुए इन्वेस्ट करते हुए देखते हैं, वैसी गलतियां कभी कभी डेट इन्वेस्टमेंट्स में होती हैं। तो हाँ, मैं कहूँगा कि डेट में भी ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन शायद उसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं डेट में, क्योंकि ये कैटेगरी अभी अभी लोगों को समझ में आ रही है। एज एन इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने काफ़ी प्रमोशन इक्विटी फंड्स कैटेगरी पे लगाया है पिछले दशक में और उसके पहले भी, और लोगों को पता ही नहीं है कि डेट फंड्स होते क्या हैं और कैसे हैं। तो नाजायज़ है कि ये शायद ज़्यादा गलतियां लोग डेट इन्वेस्टमेंट में करते हैं, और हमने देखा भी है पिछले 2 सालों में कि वो मिस्टेक्स क्या हुई हैं। तो हम उसको गिन सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कैसे अवॉइड किया जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आज हम समझने वाले हैं आपसे वो आम गलतियाँ जो कि निवेशक कर लेते हैं जब भी डेट में या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें, उसमें सबसे पहली आम गलती, या गलती से पहले मुझे ये बताइए आप कि ईटी मनी पर जब भी कोई क्वेरी आती है ना डेट निवेश को लेकर, तो वो कौन सी होती है आमतौर पर? सो कभी तक आमतौर पे जो क्वेरीज होती हैं लोगों की, हमेशा वही होती हैं कि मुझे कौन सा फंड खरीदना चाहिए। तो इसके आंसर्स हम हमेशा वही देते हैं कि आपको पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल, अपनी रिस्क एपेटाइट, अपना इन्वेस्टमेंट टेन्योर देख के ही डिसाइड कर सकते हैं क्या इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन बिकॉज जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटर्न्स को चेस करते हुए ही इन्वेस्टमेंट्स में टिपिकली आते हैं, तो यही क्वेश्चन ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक्चुअली कभी भी सही नहीं होता है पूछना। पूछना ये चाहिए कि मुझे क्या खरीदना चाहिए या मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, रादर देन कौन सा डेट फंड मेरे लिए सही होगा। चलिए, तो सबसे पहली गलती आपके मुताबिक अगर निवेशक करते हैं तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में या डेट में निवेश को लेकर, तो वो क्या है? तो कविता, जैसे ही लोग इक्विटी फंड्स में मिस्टेक करते हैं, देखते हैं कि पिछले 1 साल के या 3 साल के रिटर्न क्या हैं और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, वैसी गलतियां हमने देखा है लोग डेट फंड्स में भी करते हैं। और इसका नतीजा भी वही होता है जो रिटर्न्स देख के हमेशा होता है। अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आप फ्यूचर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जो आए हुए हैं वो पास्ट के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी आएंगे। तो अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ा सा डिटेल में, तो जैसे ही इक्विटी फंड्स हमको समझ में आते हैं आजकल इन्वेस्टर्स को कि लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है, मल्टी कैप या स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आजकल इन्वेस्टर्स में है इक्विटी फंड्स को लेके कि अगर मार्केट में स्मॉल कैप में तेजी आई है, तो अगर आपकी स्मॉल कैप फंड्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं या आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो स्मॉल कैप वाले हैं, तो शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में रैली पिछले साल आई होगी, जरूरी नहीं है कि स्मॉल कैप में फिर से रैली इस साल भी आए या अगले साल भी आए। तो वैसे ही डेट फंड्स में होता है। डेट फंड्स में भी तरह तरह के किस्म के फंड्स होते हैं, और जो फंड्स इस साल रिटर्न दिखा रहे हैं जरूरी नहीं है वो अगले साल दिखाएंगे, क्योंकि जैसे मार्केट में अर्निंग्स, इंटरेस्ट रेट, वैल्यूएशन जैसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके रिटर्न्स को डिटरमिन करते हैं, वैसे ही डेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सब चीज़ें अभी भी गवर्न करेंगी डेट फंड्स के लिए भी। तो पास रिटर्न्स देख के आप अपनी डेट कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करिए।
आप सिलेक्ट करिए बेस्ड ऑन आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का टेन्योर क्या है सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप डेट फंड में एक इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक एसेट अलोकेशन का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं कि उसके हिसाब से कर रहे हैं, कि आप एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव और अपनी रिस्क एपेटाइट को देखिए, रादर देन रिटर्न्स क्या है उसको देख के इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के यहाँ पे रिटर्न्स के पीछे भागना नहीं चाहिए और निवेशकों को अपनी सहूलियत और अपनी समझ निवेश विकल्प को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या जो डेट फंड्स होते हैं संतोष, वो आपके लक्ष्यों के साथ अलाइंड हो सकते हैं? क्योंकि अमूमन लोग तो यही सोच के डाल देते हैं पैसे की चलो पैसे सुरक्षित रहें, लेकिन क्या किसी लक्ष्य को पूरा कर पाने में डेट निवेश सक्षम है? हाँ कविता, बिल्कुल। अगर आप इंडिया में इन डेट कैटेगरीज को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16 तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ डेट फंड्स हैं। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कैटेगरीज हैं जो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देती हैं, 1 हफ्ते की इन्वेस्टमेंट करने का भी, 1 महीने का भी, 3 महीने का भी, 1 साल और कपल ऑफ ईयर्स एंड फ्यू ईयर्स, और लॉन्ग टर्म भी। तो आपके पास हर तरीके के डेट कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हैं। आपके पास जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य के हिसाब से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, जैसे हम लोग समझते हैं कि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करें तो 4 से 6 साल का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आपका है, तो आप लार्ज कैप इक्विटी फंड खरीद सकते हैं। अगर आपका मिड कैप है तो आपको कम से कम 6 से 7 साल का ड्यूरेशन चाहिए। अगर आप वही स्मॉल कैप लेना चाहते हैं तो आपको 7 साल या 7 साल के ऊपर का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन चाहिए। वैसे ही डेट फंड्स हैं, आपके पास ओवरनाइट कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं जो आप 1 हफ्ते के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पास जो प्रिंसिपल होता है उसका रिस्क बहुत कम होता है उसके अंदर। अगर आप 1 महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास लिक्विड फंड्स होते हैं। वैसे ही अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे तो आपको तरह तरह के डेट फंड्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपके रिटर्न्स डेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं अगर आप लिक्विड और ओवरनाइट कैटेगरीज को बाहर कर दें तो, क्योंकि कभी भी डेट फंड्स में पैसा फंड मैनेजर उधार दे रहा है कोई कंपनी को, तो उधार जब देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट ही मिलता है, उस पर आपको कैपिटल गेन्स नहीं मिल सकते आसानी से। तो आपकी जो रिटर्न्स होंगे वो हमेशा 6 से 8, 8.5% मोस्टली होंगे। तो अगर आप देखेंगे आपकी जब इन्वेस्टमेंट के रिटर्न ही 6 से 8% है तो आप उस पर प्रिंसिपल रिस्क लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पैसे डबल होने में बहुत मुश्किल है। तो आप ऑल द मोर रीजन बिकॉज डेट में रिटर्न्स बनने की गुंजाइश कम है। आपने खुद ही बोला कि सेफ्टी के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं टिपिकली, तो आप वो लक्ष्य मत भूलिए कि आप सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा उसको आप लीजिए, आप इसमें लालच में आके ज्यादा रिस्की कैटेगरी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तरीके से यूज करने की गलती कभी नहीं करें। क्या आप थोड़ा सा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स पर हमें समझाइश दे सकते हैं क्या? श्योर। सो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक्चुअली कविता एक मिड टर्म से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आते हैं। ऑफ कोर्स आप चाहें तो उसको शॉर्ट टर्म तरीके से खुद के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब मैच्योरिटी में 1 साल बाकी है तब आपने खरीद लिया, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन टिपिकली आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को एक अपनी फिक्स डिपॉजिट की रिप्लेसमेंट को देखिए कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो 3 से 4 साल का टारगेट मैच्योरिटी फंड है, जैसे मतलब कि अगर हम 2022 में हैं तो 2025 या 2026 या 27 या उसके बाद का कोई टारगेट मैच्योरिटी फंड मार्केट में अवेलेबल हो, इसका मतलब ये कि फंड मैनेजर ऐसे इन्वेस्ट करेगा कि आपका पैसा आपको 3 साल बाद ही चाहिए, उसके पहले नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप पैसा बीच में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फंड मैनेजर पैसे को ऐसा मैनेज करेगा कि आप 3 साल का टारगेट मैच्योरिटी फंड ले रहे हैं तो वो 3 साल के पेपर्स खरीद रहा होगा, जिसमें अगर इंटरेस्ट रेट की उतार चढ़ाव की वजह से फंड की एनएवी मूवमेंट होती है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी अगर आप 3 साल तक पैसे को होल्ड करने के लिए रेडी हैं। तो वैसे ही 5 साल का होगा, वैसे ही 7 साल का होगा।
तो टारगेट मैच्योरिटी फंड एक सिंपल फंड्स हो सकते हैं जब आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कम से कम उतनी है जितनी की मैच्योरिटी डेट दिख रही है फंड के नाम के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझनी है आपसे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी आप इस किसी भी तरह के डेट निवेश में पैसे लगाएं तो उसके रिस्क को भी समझें। कहीं ना कहीं आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी तो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई रिस्क फैक्टर भी तो होगा ना संतोष, जो शायद लोग ओवरलुक कर जाते होंगे। यस, तो कविता प्राइमरली एज मैंने जैसे बताया कि 16 तरीके के डेट फंड्स हैं, तो हर कैटेगरी का एक अपना रिस्क रिटर्न इक्वेशन है। तो अगर आप समझें तो 16 कैटेगरीज तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी समझाने के, लेकिन प्राइमरली मैं आपको बताऊंगा जैसे 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं डेट में। एक होगी जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी है, एक होगी मिड टर्म, एक होगी लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी है इसमें बहुत सारे फंड्स आते हैं, ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। ये जो फंड कैटेगरी है टिपिकली इसमें फंड मैनेजर क्रेडिट रिस्क नहीं लेते हैं और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये है वो ऐसी कोई कंपनीज में आसानी से लैंड नहीं करते हैं जहाँ पे कंपनी क्रेडिट रेटिंग खराब हो। जैसे हम इंडिविजुअल बॉलोवर्स होते हैं बैंक से, हमारा एक सिबिल स्कोर होता है, एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर होता है, जो हमको बताता है, बैंक को बताता है कि हमारा पैसा चुकाने का रिस्क कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से कंपनीज की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। तो टिपिकली ये शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स होते हैं, उसमें फंड मैनेजर क्रेडिट क्वालिटी पे रिस्क नहीं लेता, वो सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट रिस्क लेता है जो कि बहुत ही सीमित होता है कि आप 2 साल का अगर कोई फंड ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत कम होगा। जाके अगर आपका मार्केट में इंटरेस्ट रेट मूवमेंट 1% की आती है तो आपके पोर्टफोलियो में 1.5 से 2% की इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आ सकती है। वैसे ही उसके बाद होती है मिड टर्म कैटेगरी, जिसमें थोड़ा क्रेडिट रिस्क भी आ सकता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बढ़ सकता है। और तीसरी होती है जिसमें फंड मैनेजर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, और कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी आज खराब है लेकिन कल जाके अच्छी होने वाली है, तो उस पर बेट लेता है। तो जो लॉन्ग टर्म डेट फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो ही तीसरी कैटेगरी में जाने चाहिए। अदरवाइज आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को सीमित रखें शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी में, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म फंड और बैंकिंग पीएसयू फंड जैसे कैटेगरी तक आप अपने आप को सीमित रख सकते हैं। जी, जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो शायद लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं डेट फंड के एक्सपेंस रेशियो को लेकर, उसकी रेटिंग को लेकर, तमाम तरह के टैक्स स्लैब्स को लेकर, क्योंकि ये वो आम गलतियाँ होती हैं जो पैसा सिक्योर्ड है के नाम पर लोग जो है कर देते हैं। बिल्कुल कविता। जैसे कि हमने बताया कि टिपिकली डेट फंड्स में आपका जो रिटर्न होगा वो फ्यूचर में तो पता नहीं कितना, लेकिन पास में आप देखेंगे 6 से 8.5% तक रिटर्न मिलता है, और मोस्टली आप 6 से 7.5 के बीच में ही होंगे। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न कमाने का मौका है वो शायद 1.5% के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब 1.5% अगर आपका एक्स्ट्रा रिटर्न बनने वाला है इन्फ्लेशन या महंगाई के ऊपर, तो सबसे पहले आपको एक रिस्क कम करना है, वो कि एक्सपेंस रेशियो। कि अगर फंड मैनेजर ही आपके फीस ले लेगा 1.5% या 1% या 80 पैसे उस रिटर्न में से जो आप कमाएंगे इन्फ्लेशन के ऊपर, तो आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे पहले नजर रखिए कि आपके डेट फंड का एक्सपेंस रेशियो टिपिकली 10 टेंस ऑफ बेसिस पॉइंट्स में होना चाहिए, मतलब कि 25 से 40 पैसे के नीचे होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव डेट फंड खरीद रहे हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आप पैसा कमा पाएंगे महंगाई से ऊपर। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखिए। सेकेंड चीज़ देखिए कि आपका टैक्स स्लैब क्या है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसकी इनकम 6 से 7 लाख या उससे कम है सालाना, तो आप शायद 10%
टैक्स स्लैब में बिलोंग करेंगे अगर आपकी टैक्सेबल इनकम शायद 5 सवा 5 तक रुक जाती है तो अगर आप 10% वाले इनकम टैक्स स्लैब में हैं तो डेट फंड्स और एफडी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि डेट फंड्स टिपिकली तभी मेक सेंस करते हैं जब आप टैक्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो 20% या 30% जो इनकम टैक्स स्लैब के लोग होते हैं उनको डेट फंड में ज्यादा फायदा पड़ेगा, ना कि 10% इनकम टैक्स स्लैब को। तो आप डेट फंड्स को कंसिडर करने के पहले देख लीजिए कि आपकी टैक्स स्लैब क्या है। शायद आपको ज्यादा फायदा नहीं पड़ेगा अगर आप 10% वाले टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं। और तीसरी चीज होती है कि जब आप डेट फंड्स खरीद रहे हो तो जैसे हमने पहले भी कंप्लीट किया कि रिस्क को समझिए। तो आप ये देखिए कि आपके डेट फंड को कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसमें क्रेडिट रिस्क लिया जा रहा है ना या नहीं लिया जा रहा, उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है, और ऑफ कोर्स फंड की साइज कितनी है। अगर आप डेट फंड्स को देखेंगे तो जितना बड़ा फंड होगा उतना ही मुश्किल होगा फंड मैनेजर के लिए कि वो एक रिस्की सिक्योरिटी खरीदे, क्योंकि डेट फंड मार्केट इंडिया में उतने ज्यादा लिक्विड नहीं है जितने इक्विटी मार्केट्स लिक्विड है। तो अगर कोई भी फंड मैनेजर ऐसा कोई पेपर लेता है जिसमें आसानी से वो खरीदी बिक्री नहीं कर सकता तो वो पेपर नहीं लेगा। लेकिन अगर बड़ा फंड है तो वो बिल्कुल भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा आसानी से। तो आप इन तीनों चीजों पे फोकस करिए और आप अपनी मिस्टेक्स के चांसेस कम कर लेंगे जब आप सिलेक्ट करेंगे डेट फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.